यार वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त मेंटल हेल्थ का ज़बरदस्त वीडियो है। ठीक है, मेंटल हेल्थ जो कि तीसरा पेपर होता है, तीसरा सब्जेक्ट है आपका। ठीक है ना, तो मेंटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग का आज हम वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग देखिए समझिएगा। हम अब छोटा छोटा वीडियो लाने का प्रयास करते हैं, एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन ही करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बड़ा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लोग देखते नहीं हैं। और अभी भी कितना भी छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ, लोग देखते ही नहीं है। 2 से 2.5 मिनट वीडियो मात्र देखते हैं। ठीक है ना, इतना ही वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो कर्तव्य है, काम है, कर रहे हैं। आपकी जो इच्छा आप कीजिए। बाकी चलिए, मानसिक रोगी के देखभाल में वैधानिक उत्तरदायित्व को समझाइए। कहने का मतलब है कि जब अस्पताल में पेशेंट का इलाज चल रहा होता है, तो मानसिक रोगियों को देखभाल में क्या क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या कानूनी जिम्मेदारी होती है, इस चीज़ को जो है यहाँ पे समझाना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक मानसिक रोगी है, उससे देखभाल किया जा रहा है, तो क्या क्या दायित्व बनता है कानूनी रूप से, जिसको ध्यान में रखते हुए देखभाल की जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे यह वीडियो नंबर आपका 9वां है। ठीक है, इससे पहले 8 वीडियो तक करा चुके हैं, जो कि मैं आपको बता भी दिया हूँ। ठीक है ना, आगे है मनोरोग की देखभाल की कानूनी जिम्मेदारियाँ। मनोरोगी जो होती है, उनके देखभाल में कानूनी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, इस चीज़ को जो है आपको समझना है। ठीक है, समझिए, चलिए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे समझना वाली बात क्या है कि यहाँ पे चीज़ों को देखिए कि कानूनी जिम्मेदारी होता क्या है, इस चीज़ को पहले समझते हैं। ठीक है, मानसिक रोगी के अस्पताल में भर्ती करने के बाद यह स्वास्थ्य दल का दायित्व है कि रोगी के अधिकारों की रक्षा की जाए। जैसे कि मान गए अस्पताल में रोगी भर्ती हो गया, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हेल्थ टीम का, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अस्पताल प्रशासन का कि मरीज के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, मरीज के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, मरीज के साथ कुछ ऐसे काम ना हो जो उसके भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो है स्वास्थ्य अधिकारियों को या स्वास्थ्य दलों को जो है कानूनी दायित्व का जो है उसके रक्षा करना पड़ता है। सबका अपना अधिकार होता है, तो मरीज का भी अपना अधिकार है, तो उस अधिकार की रक्षा की जाए, ये स्वास्थ्य दल की जिम्मेदारी है। ठीक है, रोगी का उपचार सही व पूर्णतः किया जाए। स्वास्थ्य दल में रोगी से सीधे संपर्क में अधिकांशतः नर्स रहती है। अब जो हेल्थ टीम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर पेशेंट से कोई अटैच रहता है, तो उसमें जो है नर्स होती है। डॉक्टर आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, अन्य कोई आता है, देखता है, चला जाता है, लेकिन नर्स जो है पेशेंट के साथ ज़्यादातर समय बिताती है। तो इसलिए जो नर्स होती है, इनको ज़्यादा जो है उनके कानूनी जो अधिकार है, उनको जो है रक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, उनके देखभाल में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा नर्स की ही होती है, क्योंकि ज़्यादातर समय नर्स ही बिताती है। ओके, अतः नर्स की यह जिम्मेदारी होती है कि रोगी में उच्च स्तरीय देखभाल उपलब्ध कराया जाए। अतः नर्स का ये जिम्मेदारी होता है कि भाई वह मरीज को जो है एक उच्च स्तरीय देखभाल जो है मरीज को दिया जाए। ठीक है, तो ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बेसिकली लीगल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है देखभाल में, वह यही कहता है कानूनी दायित्व कि भाई मरीज को अच्छे देखभाल, एक उच्च स्तरीय देखभाल मिले, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। ठीक है, और स्वास्थ्य दल में चूँकि नर्स जो है ज़्यादातर समय बिताती है मरीज के साथ, इसलिए नर्स का ये दायित्व बनता है कि वह मरीज को जो है उसके अधिकारों की रक्षा करे। अब यहाँ पे आगे आप लोग चलिएगा, तो प्रश्न है कि मानसिक रोगी के उपचार में कुछ कानूनी जिम्मेदारियां होता है जो निम्नलिखित है। अब जब मानसिक रोगी के देखभाल जब किया जाता है, तो कुछ कानूनी बातों को ध्यान में रखा जाता है। कुछ कानूनी बातें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए उसको जो है ट्रीटमेंट दी जाती है, यह उसका अधिकार होता है। ठीक है, जो कानूनी जिम्मेदारी नर्स को ध्यान में रखना चाहिए, यह हर एक मरीज का जो है अपना एक अधिकार है, जिसको नर्स को ध्यान में रखते हुए जो है काम किया जाता है। जैसे हमारा नियम कानून बना है, पुलिस बना है रक्षा के लिए, तो पुलिस ऐसा थोड़ी ना है कि बिना किसी काम को जो है किसी को अरेस्ट कर लेगी, किसी को पीट देगा या कुछ कर देगा। यह सब लोग का अपना, आम आदमी का भी अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, आवाज़ उठाने का, सवाल पूछने का। ठीक है, तो उसी प्रकार से कहा जाए
तो मरीज का भी अपना अधिकार है कि भाई अस्पताल में जाने के बाद उसके साथ कोई गलत ना हो, कोई दुर्व्यवहार ना हो, ट्रीटमेंट अच्छे से देख रेख हो, उच्च स्तरीय देख रेख हो, जो सबके हो वो उसको भी हो, उसके साथ जो है कोई भेदभाव ना हो। तो ये सब उसका अधिकार है, ठीक है। कितना भी वो मानसिक रोगी है लेकिन उसका अधिकार है कि उसको भी एक अच्छे देखभाल सब चीज़ मिले, और यह एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कतई भी जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला आता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वह उच्च स्तरीय देखभाल, स्टैंडर्ड केयर। स्टैंडर्ड केयर कहने का मतलब है कि रोगी की आवश्यकता अनुसार वह अस्पताल के नीतियों को ध्यान में रखते हुए नर्स द्वारा उच्च स्तरीय देखभाल रोगी को उपलब्ध करानी चाहिए। अब सबसे पहला जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि नर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अस्पताल के जो नियम कानून है इसे ध्यान में रखते हुए मरीज को एक उच्च स्तरीय देखभाल उपलब्ध करानी चाहिए। तो हाई स्टैंडर्ड केयर जो होता है, उच्च स्तरीय देखभाल, यह पहला जिम्मेदारी होता है, लीगल जिम्मेदारी होता है नर्स का कि वह मरीज का एक अच्छे देखभाल करें, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, तो चीज़ों को आराम से कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट बनता है रोगी के अधिकारों की जानकारी लेना। अब नर्स है तो नर्स को इस चीज़ों को जानना चाहिए, इन चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए कि मरीज का क्या क्या अपना अधिकार है, ठीक है। रोगी की देखभाल से पहले रोगी के अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है, जिससे नर्स द्वारा रोगी के अधिकारों का हनन न हो, वह कानूनी प्रक्रिया का सामना न करना पड़े। तो रोगी के अधिकारों का जानकारी लेने का मतलब है कि नॉलेज अबाउट पेशेंट राइट, यानी पेशेंट का क्या क्या राइट है, इस चीज़ों को जानकारी लेना। अब आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि रोगी के अधिकारों की जानकारी लेना। अब आप लोग को मैंने पढ़ा चुका है इससे पहले वीडियो में कि मनोरोगी का क्या क्या अपना अधिकार है। अगर उस अधिकार का हनन होता है और मनोरोगी अगर चले जाएगा आपके खिलाफ, नर्स के खिलाफ कोर्ट में, तो वहाँ पे फिर जो है कानूनी अधिकारों का जो है कानूनी प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा और उनके जॉब पर खतरा हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि रोगी के पास क्या क्या अधिकार है, उनका जो अधिकार उससे मिलना चाहिए, और वो अधिकार का हनन न हो, मतलब उस अधिकार का जो है खत्मा न हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए नर्स को, और सारे अधिकार को जानकारी लेकर जो है उपचार शुरू करना चाहिए, ठीक है ना। तो रोगी के अधिकारों का जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा पॉइंट यही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है माय डियर, रोगी या उसके संबंधियों से सहमति पत्र लेना। अब होता यह है कि जब हम लोग सर्जरी वगैरह करते हैं या कुछ ऐसे प्रोसेस करते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, पेशेंट के ऊपर हानि पहुंच सकता है, तो वैसे चीज़ों के लिए हम लोग कंसेंट करते हैं, रिटन कंसेंट लेते हैं मरीज या उसके परिजनों से, ठीक है, सहमति पत्र लेते हैं। अब इसमें होता जैसे मनोरोग है, तो मनोरोगी उपचार के दौरान कई उपचार विधियाँ प्रयोग में लेनी पड़ती है, जिनके कुछ दुष्परिणाम व हानियाँ होते हैं, जैसे ईसीटी, ठीक है, ईसीटी लेते हैं, ठीक है ना। तो ईसीटी का काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ईसीटी से लेने से हो सकता है मरीज का डेथ हो जाए, तो इसलिए पहले रिटन कंसेंट जो है हम लोग लेते हैं, ताकि मरीज के ऊपर अगर कोई निगेटिव प्रभाव पड़ता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन, जो क्या बोलते हैं अस्पताल प्रशासन या नर्स न होगी, ठीक है। इसीलिए लिखित सहमति पत्र पहले ले लिया जाता है, उसमें लिखा रहता है कि हाँ मैं विधि से उपचार कराने का तैयार हूँ, और आगे अगर इसका कोई गलत इन्फॉर्मेशन या गलत घटना घटता है तो जिसकी जो है जिम्मेदारी प्रशासन नहीं होगी, हम इसका जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, और उस पर हस्ताक्षर जो है घर वाले मरीज का वो परिजन करते हैं। इसके बाद जो है पुलिस अस्पताल के नर्स हो या अस्पताल प्रशासन हो, उस पर जो है कोई प्रेशर जिम्मेदारी नहीं रहता है। वरना अगर बिना रिटन कंसेंट के जो है अगर इलाज करना शुरू कर दिए, मरीज के साथ कुछ अनहोनी हो गया, तो उस कंडीशन में जो है कानूनी पेच में जो है अस्पताल और देख रेख करने वाले कर्मचारी फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो उपचार में लाए जाते हैं जिनसे कुछ दुष्परिणाम या हानियां हो सकती हैं, तो उस प्रोसेस से पहले जो है रोगी से संबंधियों को साइड इफ़ेक्ट परिणाम के बारे में बताकर उनसे जो है रिटन कंसेंट जो है ले लिया, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करके जो है लिया जाता है, ताकि कानूनी
कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो, कानूनी पेच में फंसना ना हो। ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, रोगी या उसके संबंधियों से सहमति पत्र लेना, इन्फॉर्मेशन कंसर्न इन टेकन बाय पेशेंट और हिज रिलेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका तीसरा पॉइंट ये बनता है। आगे है चौथा पॉइंट माय डियर है, रोगी संबंधी जानकारी को गुप्त रखना। रोगी संबंधी जानकारी को गुप्त रखने कहने का मतलब होता है माय डियर कि मेंटेन कॉन्फिडेंशियल ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा नहीं है कि पेशेंट अस्पताल में भर्ती है तो कोई बाहरी व्यक्ति, कोई थर्ड व्यक्ति जिसको कोई लेना देना नहीं है पेशेंट से, और वो पेशेंट के बारे में आकर अस्पताल में पूछने लगे तो आप उसको सारा डिटेल बता दें, ये गलत है। ठीक है, तो यही कहता है कि रोगी से संबंधित कोई भी जानकारी हो, उस कोई भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी हो, उसको जो है क्या करना, गुप्त रखना। ठीक है। नर्स द्वारा इतिहास संग्रह, उपचार, निदान, विभिन्न विधियों से प्राप्त जानकारी को गुप्त रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसके सार्वजनिक होने से रोगी के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः नर्स द्वारा रोगी की जानकारी गुप्त रखना नर्स का नैतिक कर्तव्य है। कहने का मतलब है कि जानकारी से आदमी जानकारी इकट्ठा कर कर बहुत चीज़ कर सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए नर्स को ये जिम्मेदारी है, ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि मरीज से रिलेटेड कोई भी, चाहे वो डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो, उसका नाम हो, पता हो, कुछ भी हो, वह सबको नहीं बताए। ठीक है, वह गुप्त रखे, क्योंकि इससे जो है मरीज और उसके परिवारों पर गलत संदेश, गलत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये नर्स का अपना जिम्मेदारी बनता है कि रोगी के जो जानकारी है उसको गुप्त रखे। ठीक है, तो चौथा पॉइंट ये है। पांचवा पॉइंट बनता है अपना यहाँ पे लीगल ड्यूटी, नैतिक जिम्मेदारी। नैतिक जिम्मेदारी कहने का मतलब होता है माय डियर कि किसी समय यदि नर्स को मनोरोगी के कार्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस कार्य से वह स्वयं या दूसरों को हानि पहुंचा सकता है, तो नर्स द्वारा मनोरोगी को रोका जाना चाहिए। यह नर्स का नैतिक दायित्व बनता है। कहने का मतलब है, आप लोग को मैं बता दूं कि जो मनोरोगी होते हैं, मन के रोगी जो होते हैं, जिससे हम लोग यूँ कहा जाए तो पागल व्यक्ति, वह कभी कभी ऐसा करेगा जिससे लगेगा कि वह अपने या खुद को हानि पहुंचा सकता है, तोड़ फोड़ मचा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो नर्स होती है, उनको नर्स जो है रोकना चाहिए मनोरोगी को। ठीक है, नर्स का यह लीगल ड्यूटी बनता है, यह नैतिक जिम्मेदारी बनता है। समझ गए। आगे है छठा जो है पॉइंट है, एवॉइड माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस को नकारना। माल प्रैक्टिस को नकारना, एवॉइड माल प्रैक्टिस कहने का मतलब होता है कि नर्स की लापरवाही या अज्ञानता के कारण देखभाल व उपचार के समय रोगी को किसी तरह का नुकसान पहुंचना माल प्रैक्टिस कहलाता है। अतः नर्स को उपचार के समय सावधानी से काम करना चाहिए। माल प्रैक्टिस कहने का मतलब है कि नर्स को लापरवाही या अज्ञानता या नॉलेज नहीं होने के कारण अगर नर्स उपचार देगी तो हो सकता है रोगी के साथ कोई नुकसान हो जाए। मान गए नर्स ट्रेनर नहीं है, वह इंजेक्शन लगाएगी तो इंजेक्शन गलत लगेगा तो मरीज को नुकसान होगा। ठीक है, और भी प्रोसेस है जिसमें नर्स को नहीं पता है, अज्ञानता है उसके अंदर, या लापरवाही भरे काम कर रही है तो उससे मरीज को नुकसान पहुँचेगा। उसी को हम लोग माल प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, गलत प्रैक्टिस करना। अतः नर्स को उपचार के समय सावधानी से काम करनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गया माल प्रैक्टिस को नकारना। सातवां पॉइंट है यहाँ पे रिपोर्ट व रिकॉर्ड बनाना, मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि नर्स को ये दायित्व है कि भर्ती होने से लेकर निदान, उपचार सहित पत्र व अन्य रिकॉर्ड और मरीज के डिस्चार्ज होने तक सारे चीज़ का रिकॉर्ड और रिपोर्ट बना के जो है रखना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय में सबूत के तौर पर काम में लिया जा सकता है। किसी भी अस्पताल में चले जाइएगा, 4 साल 5 साल पहले अभी अगर किसी का ट्रीटमेंट हुआ होगा और आप उसका रिकॉर्ड मांगेंगे तो वह रिकॉर्ड जो है आपको मरीज का मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो है मेंटेन करके रखा जाता है अस्पताल प्रशासन के तरफ से, ताकि आगामी समय में कभी भी लीगल जो है इसका ज़रूरी पड़ जाए कानूनी दांव पेच में तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो रिकॉर्ड व रिपोर्ट बना के रखा जाता है कि इतिहास में आगे कभी भी ज़रूरी पड़े तो इसको तुरंत जो है दिया जा सके। ओके, तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आठवां पॉइंट है
कि अस्पताल के नियमों को पालन करना। अब नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में नर्स तो मरीज के लिए कुछ कुछ बातों का ध्यान में रखेगी ही, जो अभी 7 पॉइंट तक बताए, लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखेगी कि उस जिस अस्पताल में वो काम कर रही हैं उस अस्पताल का कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून भी होते हैं, उसको भी जो है उसे ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट करना होगा। ये भी उसका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नर्स को अस्पताल के कानूनी नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। अब जो नर्स है उसको अस्पताल के कानूनी नियमों का जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, आगे है, नर्स द्वारा रोगी व उसके संबंधियों को रोगी भर्ती करते समय, निदान, उपचार व डिस्चार्ज करते समय विभिन्न कानूनी पहलुओं की जानकारी प्रदान करनी चाहिए। अब नर्स का भी ये अस्पताल का नियम कहता है कि जब भर्ती हो मरीज तो नर्स को ये चाहिए कि उसको जो है सारे प्रोसेस के बारे में बताएं। ठीक है, ये पॉइंट। आगे है, रोगी द्वारा अस्पताल व चिकित्सा दल के प्रति मुकदमा करने पर नर्स द्वारा विभिन्न साक्ष्य सुरक्षा ली जाती है, अतः नर्स उचित समय पर अपना बचाव कर सकती है। और अस्पताल का नियम ये कहता है कि नर्स जो है डायरेक्ट मरीज के समय जो है मरीज से साथ ज़्यादा रहती है, तो क्या हुआ नहीं हुआ, अगर किसी से कुछ गलत हुआ तो जो है नर्स जो है क्लियर चीज़ों को कर सकती है, बता सकती है, साक्ष्य जुटाकर वह जो है अपने और अपने स्टाफ को बचा सकती है। ठीक है, तो यह अस्पताल का कुछ नियम और कायदे कानून कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया 8 पॉइंट में अस्पताल के नियमों का पालन करना, फॉलो रूल्स ऑफ हॉस्पिटल, मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, ठीक है, एंड अवॉइड माल प्रैक्टिस को नकारना, लीगल ड्यूटी, नैतिक जिम्मेदारी, रोगी संबंधी जानकारी को गुप्त रखना, एंड रोगी या उसके संबंधियों से सहमति पत्र प्राप्त करना, रोगी के अधिकारों की जानकारी लेना कि भाई रोगी का क्या क्या अधिकार है, एंड उच्च स्तरीय देखभाल। तो ये कुल 8 पॉइंट मैंने आपको बताया जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है नर्स के लिए मनोरोगी के देखभाल करते समय। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 10 नंबर में भी, 5 नंबर में भी, तो आप लोग इसे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो छोटा छोटा बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से पूरा कंप्लीट देख पाए। 30 मिनट 32 मिनट का वीडियो बना देता था, वहाँ पे लोग नहीं देखते थे, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी कितना भी छोटा वीडियो बना दे रहा हूँ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट और 2.5 मिनट देख रहे हैं, जो लोग वीडियो देखने आते हैं वो भी पूरा नहीं देख पा रहे हैं, और बाद में कहेंगे कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूँ, एग्ज़ाम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बाद में। ठीक है, दिक्कत तो यहीं पे होता है ना कि आप शुरू से पढ़ते नहीं हैं। इतना मैं छोटा छोटा चीज़ें अब दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन एक वीडियो में ला रहा हूँ, फिर भी नहीं देखते हैं, तो क्या कर सकता हूँ मैं आगे। ठीक है, बाकी चलिए आपकी इच्छा, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।